है हम उसको डिस्कस कर लेंगे कि मैनेजमेंट प्लान में कुछ मैथ्स हैं और कुछ हिस्ट्री इनटेक की चीजें होती हैं कि आप उनकी हिस्ट्री इनटेक किस तरह से करेंगे। मैनेजमेंट प्लान में सबसे पहले तो हम मैथ्स पढ़ेंगे कि आपने मैथ्स कुछ मैथ्स के बारे में है, जैसे आप ये कह लें कि जैसे कॉग्निटिव थेरेपी होती है तो उसमें हम पहले स्टार्ट से वो करते हैं डिफरेंट फिंगर टिप्स थेरेपीज उनको बताते हैं हम, जैसे मैनेजमेंट में रिलैक्सेशन थेरेपीज हो गई या काउंसलिंग, जनरल काउंसलिंग हो गई। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपने जनरल काउंसलिंग में ऐड करने हैं। जनरल काउंसलिंग में आप इनको साथ में मिला सकते हैं जब आप एक पर्सन को उसके सेक्सुअल डिसफंक्शन की काउंसलिंग कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि बी एम्पैथेटिक, और कुछ इसमें पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आपको ड्यूरिंग सेशन जो एक थेरेपिस्ट को या एज अ थेरेपिस्ट आपको फॉलो करने होते हैं। जैसे बी एम्पैथेटिक, नॉन जजमेंटल एंड अंडरस्टैंडिंग। आप ऐसी लैंग्वेज यूज करें जो आपका क्लाइंट जो है प्रेफरेबल हो और क्लाइंट को समझ भी आता हो। न्यूट्रल आइटम्स होने चाहिए, आपके कोई वर्गल आइटम्स नहीं होने चाहिए या वर्गल वर्ड्स नहीं होने चाहिए। जैसे अक्सर आप सेक्स थेरेपिस्ट जो होते हैं, आप उनके अगर यूट्यूब वीडियोस पे जाएं तो आपको वहां पे नजर आएगा कि उनकी ये कितनी अजीब अजीब सी उनकी वर्डिंग होती है, और कुछ लोग तो व्यूज के लिए बहुत वल्गर वर्ड्स यूज करते हैं, तो वो नहीं होने चाहिए। अनाटॉमिकल ड्राइंग्स आप यूज कर सकते हैं पेशेंट को समझाने के लिए सेक्सुअल इश्यूज क्या होते हैं। जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, अब आप अगर वर्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपके क्लाइंट को, अगर वो अनपढ़ है तो उसको तो इरेक्टाइल डिसफंक्शंस का नहीं पता होगा। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन को आप समझाने के लिए आप एनाटॉमिकल ड्राइंग्स यूज कर सकते हैं, यानी कि पेज पे ड्रॉ करके भी आप उसको समझा सकते हैं, या ड्राइंग्स होती हैं आप वो भी यूज कर सकते हैं। रीअश्योर करना कि पेशेंट जो है वो सेक्सुअल डिसफंक्शंस उसके ट्रीटेबल हैं या नहीं है, और उसको ये चीज रियलाइज करवाना कि ये कॉमन है, सेक्सुअल डिसफंक्शंस कॉमन है, हो जाता है। इट्स काइंड ऑफ द अदर डिसऑर्डर्स, दूसरे डिसऑर्डर्स की तरह ही है जैसे दूसरे डिसऑर्डर्स होते हैं, तो हम इनको मैनेज कर सकते हैं जैसे दूसरे डिसऑर्डर्स को मैनेज किया जा सकता है। चीजों को सिंपल स्पेसिफिक रखने की कोशिश करें। पेशेंट्स को ऐसी लैंग्वेज या क्योंकि सेक्सुअल डिसफंक्शन में मैंने देखा कि बहुत से थेरेपिस्ट जो हैं वो या तो बहुत वल्गर वर्ड्स यूज कर लेते हैं या बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब मैं इनको कैसे समझाऊं। तो आप बीइंग अ प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट वर्क करें। साइकोलॉजिस्ट की जेंडर और एज डजंट मैटर। इसी तरह पेशेंट इज ऑलवेज अ पेशेंट, पेशेंट की जेंडर और पेशेंट की एज मैटर नहीं करते। लाइक इफ यू आर अ फीमेल और आप एक मेल का सेशन ले रहे हैं और उसको कोई इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग है या आप उसकी सेक्सुअल हिस्ट्री ले रहे हैं, तो आपने बीइंग फीमेल वर्क नहीं करना, आपने बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट या बीइंग अ प्रोफेशनल हेल्थ प्रोफेशनल आपने वर्क करना है और आप उसकी हिस्ट्री लेंगे। ठीक है। स्टार्ट विद जनरल क्वेश्चंस, नॉन थ्रेटिंग क्वेश्चन होने चाहिए, जैसे डू यू हैव अ रेगुलर पार्टनर। ऐसे क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए कि क्लाइंट को लगे कि आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं या आप उसको थ्रेट कर रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। assumptions मस्ट बी अवॉइडेड। आपने खुद से अज्यूम कुछ भी नहीं करना, आपने क्लाइंट से क्लियर हिस्ट्री ले लेनी है। और इसके अलावा अंडरस्टैंड आप उसके, ये समटाइम्स ऐसे होता है कि कोई पेशेंट बहुत रिलीजियस होता है, वो आके अपनी चीजें आपको डिस्कस नहीं कर पा रहा होता, तो आपने इस फैक्टर्स को भी सामने रखना है। बहुत ज्यादा रिलीजियस नहीं आपकी वर्डिंग होनी चाहिए, या ऐसे उसके कल्चर को और उसके रिलीजन को समझने की कोशिश करनी है। अगर पेशेंट आपसे हेजिटेट हो रहा है तो डेफिनेटली हरफन मोला बनने की कोशिश मत करें, आप उसको उसके सेम जेंडर के पास रेफर कर दें। साइकोलॉजिकल जो सोफिस्टिकेशन या मोटिवेशन है आप उसको असेस करें, और इस बात पे आपने जजमेंटल नहीं होना। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने एक प्रोस्टिट्यूट का सेशन लिया था, तो अगर वो मैं उसकी हिस्ट्री इंटेक करते हुए अगर जजमेंटल हो जाती तो डेफिनेटली वो मुझे कभी भी कुछ भी ना बता पाती और ना ही इतना कंफर्टेबल होती और ना ही फॉलो अप सेशंस के लिए आती। तो आपने जजमेंटल नहीं होना कि अच्छा तुम शादी से पहले तुम्हारे अफेयर्स हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी मोरल वैल्यूज पे आपने बात नहीं करनी। वो हम तब करते हैं जब हम ट्रीटमेंट के लास्ट एंडिंग टर्मिनेशन में होते हैं, टर्मिनेशन फेज में होते हैं, तो फिर हम उसके ऊपर ये बात करते हैं, उनके मोरल वैल्यूज वगैरह को असेस करने की कोशिश करते हैं। हिस्ट्री इनटेक जब आपने करनी है तो आपके हिस्ट्री इनटेक क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए, इसका यहाँ पे उन्होंने आपको फॉर एग्जांपल क्वेश्चन लिखे हुए हैं। बेसिक गोल ऑफ हिस्ट्री टेक जो है वो बेसिकली ये है कि आप उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि डिसफंक्शन है तो उसकी रीजन क्या है, उसके बाद उसका पोटेंशियल ऑर्गेनिक जो या साइकोजेनिक कॉजेस क्या हैं, यानी कि टियोलॉजीज, रीजंस इवेल्युएट करना पेशेंट के रोल को, एंड कोई कोमॉर्बिडिटी तो नहीं है, कोई कोमॉर्बिड डिसऑर्डर तो नहीं है, टू असेस द यूज ऑफ कोई भी मेडिकेशन अगर उसने कोई यूज किया, कोई सब्सटेंस लिया है, इस चीज को असेस करने का ये बेसिक गोल्स है। हिस्ट्री टेक क्वेश्चंस लाइक लिबिडो या इंटरेस्ट के क्वेश्चन अगर आप पूछना चाह रहे हैं, जस्ट लाइक डू यू फैंटेसाइज अबाउट सेक्स,
Do you have sexual dreams, or how strong is your sex drive? Do you look forward to sex? इस तरह के क्वेश्चंस होने चाहिए। अरोजल परफॉर्मेंस के अगर आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो उसके लिए आर यू एबल टू इनिशिएट एन इरेक्शन विद सेक्सुअल स्टिमुलेशन? डू यू लूज इरेक्शन बिफोर पेनिट्रेशन और बिफोर क्लाइमेक्स? When was the last time when you had a satisfactory erection? And does your vagina become sufficiently moist for female? This is the question. Ejaculation and orgasmic satisfaction question for male and for female. And आगे जो है हमारे पास जो है वेजाइनिज्म के क्वेश्चंस हैं वो ये जो हमारे जिसमें हमने पढ़ा था, ये डिसऑर्डर हमने पढ़ा था, पेनिट्रेशन पेन डिसऑर्डर हमने पढ़ा था, या अगर किसी की हाइपो एक्टिव का जो हमने डिसऑर्डर पढ़ा था, फीमेल सेक्सुअल इंटरेस्ट डिसऑर्डर हमने जो देखा था, उसके बारे में क्वेश्चन हो सकते हैं, या जेनिटोपेल्विक पेन के बारे में ये क्वेश्चन हो सकते हैं। जस्ट लाइक डू अदर फॉर्म्स ऑफ पेनिट्रेशन हर्ट? लाइक आपको जस्ट इंटरकॉर्स के दौरान ही सिर्फ पेनिट्रेशन पेन होती है, या अदर कोई, या अगर कोई और फॉर्म ऑफ पेनिट्रेशन जस्ट लाइक टैम्पॉन्स, फिंगर, कुछ भी ऐसी चीजें जो आपको हर्ट करती है, तो वो इट्स लाइक अ जनरल क्वेश्चन। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए जो आप उनके क्वेश्चंस पूछते हैं। अब क्वेश्चंस पूछने के साथ अब हम आगे देखते हैं कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कौन से एसोसिएटेड होते हैं सेक्सुअल डिसफंक्शन के साथ। जस्ट लाइक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स, यानी कि ये जब हम इटियोलॉजी देखते होते हैं कि व्हाट आर द रीजंस, इसमें प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स में रिस्ट्रिक्टिव अपब्रिंगिंग हो सकती है, इसकी वजह से भी लाइक उनकी अपब्रिंगिंग बहुत ज्यादा, उनके पेरेंट्स जो है बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव से हैं, ये रीजन भी हो सकती है। डिस्टर्ब्ड फैमिली रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, इसकी वजह से कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक मूवी भी थी इस पे, कि एक मेल अपने फैमिली में वो इतना ज्यादा हरासमेंट देखता है अपने फादर का मदर पे, इतना ज्यादा वायलेंस और डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि अपनी मदर के साथ होता हुआ देख रहा होता है, तो जिसकी वजह से वो अपनी, या तो अपनी वाइफ से उस चीज का वो उनकी एक लर्न बिहेवियर हो जाता है कि मेरे फादर ने ये किया तो मुझे भी अपनी वाइफ के साथ यही करना है, या फिर वो इतना ज्यादा डर जाते हैं, इतना स्केरी हो जाता है कि वो किसी के साथ शादी नहीं करते और ना ही वो कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं। ये दोनों दोनों कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ट्रॉमेटिक अर्ली सेक्सुअल एक्सपीरियंस, अब जो हमने लास्ट टाइम सैटरडे वाले दिन ये भी डिस्कस किया था कि जिन लोगों का कोई सेक्सुअल एक्सपीरियंस खराब होता है, कोई ट्रॉमेटिक इवेंट यानी कि चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज होता है, तो उनमें भी सेक्सुअल डिसफंक्शन या कोई पर्सनालिटी इश्यूज होने के चांसेस हो सकते हैं। इनएडिक्वेट सेक्सुअल इंफॉर्मेशन, इनसिक्योरिटी इन साइकोसेक्सुअल रोल या डिस्ट्रक्शन हो सकती है। अब अगर हम प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स को अगर हम देखें तो उसमें फैक्टर्स है जैसे अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशंस है, अब उसकी अपनी उससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है, पार्टनर से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है, उसे वो एक्सपेक्टेशंस नहीं मीट करती तो फिर भी सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग हो सकती है। रैंडम फेलियर हो सकता है, डिस्कॉर्डेंट रिलेशनशिप, आपका अपने हस्बैंड या अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं है, पार्टनर में कोई डिसफंक्शन हो सकती है। उसके अलावा पुअर इमोशनल इंटीमेसी हो सकती है, प्रेगनेंसी या कोई चाइल्ड बर्थ हो सकती है, आफ्टर या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या आफ्टर चाइल्ड बर्थ, दोनों केसेस में सेक्सुअल डिसफंक्शन होने के चांसेस होते हैं। डिप्रेशन और एंजाइटी, परफॉर्मेंस एंजाइटी हो सकती है। परफॉर्मेंस एंजाइटी जो है वो ये मेंटेनिंग फैक्टर में आती है, और ये बेसिकली तब होती है कि जब आपको कोई सेक्सुअल डिसफंक्शन है नहीं, लेकिन आप अपनी सेक्सुअल जो रिलेशन है उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे ड्यू टू योर परफॉर्मेंस एंजाइटी। क्योंकि अक्सर आपने मूवीज वगैरह में, ड्रामास में देखा होगा कि जब भी किसी लड़के की शादी होती है तो उसके लड़की को उसकी फ्रेंड्स और उसकी जो मैरिड, जो उसके सराउंडिंग्स में होती हैं, कोई उसकी खाला हो गई, कोई चची, या उसकी कोई बड़ी सिस्टर या फ्रेंड जो मैरिड होती हैं, उनकी जो वो भी उसको इतना ज्यादा आप कह लें कि प्रेशराइज कर चुकी होती हैं। इसी तरह अगर हम मेल की बात करें तो उसके फ्रेंड्स होते हैं, वो उसको इतना ज्यादा प्रेशराइज कर देते हैं, तो दोनों में ही परफॉर्मेंस एंजाइटी आ जाती है कि पता नहीं क्या होगा, कैसा हमारा एक सेक्सुअल रिलेशनशिप बनेगा, तो ये भी सेक्सुअल डिस्फंक्शन की तरफ ले जाता है। किसी चीज का गिल्ट होना, पुअर कम्युनिकेशन होना, लॉस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टनर्स, इम्पेयर्ड सेल्फ इमेज, रिस्ट्रिक्टिव फोर प्ले को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, उसकी वजह से भी हो सकता है। जैसे इफ वी टॉक अबाउट द वन नाइट स्टैंड, अब उनमें मोस्टली यही होता है कि अच्छा बस ठीक है मुझे अपनी सेक्सुअल नीड पूरी करनी है, तो फोर प्ले, और जैसे फोर प्ले में हमने कल पढ़ा था कि जेनिटल और नॉन जेनिटल पार्ट्स जो हैं वो उनको वो टचिंग, वो चीज नहीं होती जिसकी वजह से उनमें सेक्सुअल डिसफंक्शन, या वो कह लें कि वो एक सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाती। डिप्रेशन और एंजाइटी, एक्सपेक्टेशन ऑफ नेगेटिव आउटकम, फियर ऑफ इंटीमेसी, सेक्सुअल मिथ्स,
मिसकॉन्सेप्शंस, पीछे पास्ट में आपने इतनी चीजें सुनी होती हैं या आप फ्यूचर में इतनी चीजें सुन रहे होते हैं, या आपके इर्द गिर्द वाले लोग आपको गलत मिथ में जो वो है गलत गाइड कर रहे होते हैं, तो मिसकॉन्सेप्शन हो सकते हैं। तो ये कुछ हमारे प्री डिस्पोजिंग, मेंटेनिंग और प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स थे जो कि सेक्सुअल डिस्फंक्शन को कॉज कर सकते हैं, रीजंस बन सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि ये साइको सोशल असेसमेंट, जब आप उसकी असेसमेंट कर रहे होते हैं तो उसमें वेरिएबल्स आ जाते हैं। जैसे आपने बैकग्राउंड वेरिएबल्स में लेना है कि उसकी मैरिटल हिस्ट्री, चिल्ड्रन, उसके बच्चे हैं, मैरिटल हिस्ट्री में उसकी लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी। समटाइम्स ऐसे होता है कि वो किसी और को पसंद कर रहे होते हैं लेकिन पेरेंट्स जबरदस्ती शादी किसी और से करवा देते हैं, तो इसमें भी रीजन बन जाती है उनमें सेक्सुअल डिस्फंक्शन की। तो वो उनका सेक्सुअल रिलेशनशिप जो है अपने पार्टनर के साथ उतना अच्छा नहीं होता। चिल्ड्रन, एजुकेशन लेवल, सोशल क्लास उनकी कैसी है, जैसे बहुत ज्यादा या आप पुअर क्लास कह लें, अब उन लोगों में सेक्सुअल नीड्स या सेक्सुअल जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो इतनी ज्यादा नहीं होती, और सेक्सुअल नीड्स भी उनके लिए बाद में आती हैं क्योंकि उनकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही होती। रिलीजियस बिलीव्स, फैमिली सिस्टम, रिलेशनशिप आपने ये पूछना है। उसके बाद लाइफस्टाइल फैक्टर्स में आपने पूछना है कोई अल्कोहल, स्मोकिंग या कोई भी किस्म के सब्सटेंस यूज लाइक ओपियाइड्स हो गए या स्टिमुलेंट्स हो गई, कोई भी उसने, जैसे कोकेन है, हेरोइन है, हेरोइन ओपियाइड्स नहीं आती है। और इसके अलावा आइस है, आइस वाले लोग जो होते हैं उनमें भी सेक्सुअल डिसफंक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। साइकेट्रिक हिस्ट्री, उनको कोई और साइकेट्रिक इलनेस तो नहीं है। सेक्सुअल हिस्ट्री, उनकी सेक्सुअल लर्निंग कैसी थी, एक्टिविटीज कैसी थी, मास्टरबेशन हिस्ट्री तो नहीं है, कोई कोई एमिशन वगैरह तो नहीं है कोई इसमें। नेक्स्ट इज कि हम मतलब कोई भी उनकी सेक्सुअल हिस्ट्री आप उनसे पूछ लें। सबसे पहले तो सेक्सुअल लर्निंग ही है कि आप जब बालग हुए थे, हम अक्सर वर्ड बालग यूज करते हैं, अडल्टहुड या बालग। अगर तो कोई एजुकेटेड पर्सन है तो डेफिनेटली आपके वर्ड्स को, आप जो सेक्सुअल वर्ड्स यूज कर रहे हैं या डीएसएम के वर्ड्स यूज कर रहे हैं वो समझ जाएगा। लेकिन अगर कोई पर्सन जो है जैसे बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, तो आप उनके जो हिस्ट्री पूछनी होती है आप इस तरह से पूछ सकते हैं कि जब आप बालग हुए थे तो आपको इस बारे में किसने गाइड किया था। जैसे फीमेल्स में हम पूछते हैं कि आपको जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ था तो आपको इस बारे में किसने गाइड किया था, आपकी मदर ने या आपकी फ्रेंड ने, या किसने गाइड किया था। करंट सेक्सुअल फंक्शनिंग, करंट कैसी है, अभी कोई मास्टरबेटरी हो रही है या इंटरपर्सनल सेक्सुअल एक्टिविटीज हैं वो कैसी हैं, नेचर ऑफ प्रॉब्लम क्या है, उसका ऑनसेट कब हुआ, फ्रीक्वेंसी कितनी है, रीजन क्या है, ठीक है, फर्स्ट टाइम कब आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया। उसके बाद रिलेशनशिप विद योर, आपके अपने पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है, जिसमें हार्मनी, कम्युनिकेशन, पार्टनर की हेल्थ के बारे में पूछा जाता है। जैसे मेरे पास एक पेशेंट आई थी, अब वो थी 39 ईयर्स की, और उनके 3 बच्चे थे। अब वो डिप्रेशन था उनको, पिछले 2 साल पहले उनको उसका अटैक हुआ था, पैरालिसिस अटैक हुआ था। अब उसकी वो कहती हैं कि अब मेरे हस्बैंड के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, लेकिन किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं है, जस्ट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं। अब वो कहती थी कि इसकी वजह से मैं सोच सोच के मुझे डिप्रेशन होता है, और मैं अब मना नहीं करती, मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि आप रिलेशनशिप बना लें। क्यों? क्योंकि मुझे पैरालिसिस अटैक हुआ है, अब मैं अपने हस्बैंड की वो नीड्स पूरी नहीं कर सकती। तो इस वजह से मेरे हस्बैंड में अग्रेशन है, वो मुझ पे गुस्सा करते हैं कि तुम उठ नहीं सकती, तुम खाना नहीं बना सकती, तुम अच्छे से रेडी नहीं हो सकती, ये चीजें, ठीक है। और एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो यहाँ पे हर किसी पर्सन ने आइडियलाइज किया होता है कि मेरे पार्टनर को इस तरह होना चाहिए। इसमें भी मेरे पास एक केस आया था, और उसके अकॉर्डिंग के उस वाइफ ने कहा था कि इनके बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स क्यों हैं। मैं हर तरह से सेटिस्फाई करने की कोशिश करती हूँ, इवन समटाइम्स मैं, मेरा कोई सेक्सुअल रिलेशन का मूड नहीं भी होता, बट स्टिल मैं उसको, अपने हस्बैंड को फैसिलिटेट करती हूँ। इसके बावजूद मेरे हस्बैंड मुझसे इतना ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं है, आई डोंट नो व्हाई। तो वहां पे उसके हस्बैंड से पूछा गया और उसके हस्बैंड ने कहा कि लाइक माय वाइफ इज सो स्किनी, बहुत ज्यादा स्किनी है ये, और मुझे स्किनी लड़कियां पसंद नहीं है, मुझे थोड़ी हेल्दी, थोड़ी चबी लड़कियां पसंद हैं। और इसीलिए मेरा जितनी भी बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं वो सारे ऐसी लड़कियों के साथ हैं जो थोड़ी हेल्दी हेल्दी हैं, और थोड़ी फैटी फैटी सी लड़कियां उनके साथ, क्योंकि मुझे वो पसंद है। लेकिन अब मैं अपनी वाइफ को बहुत दफा मैं अपनी वाइफ को कहता हूँ कि थोड़ा अपने वेट गेन करो, थोड़ा स्किनी जो है वो खत्म हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, जिसकी वजह से मेरा इंटरेस्ट नहीं बन पाता। तो ये बेसिकली आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, आपके आइडियलाइजेशन है, इसकी वजह से भी आपके रिलेशनशिप इश्यूज आ सकते हैं। लाइफ स्ट्रेसर कोई चल रहे हैं, करंट कोई स्ट्रेसर चल रहा है, जैसे जॉब स्ट्रेसर हो सकता है या कोई और रीसेंट लाइफ स्ट्रेसर हो सकता है,
एक्सपेक्टेशंस की हमने बात कर ली कि नीड्स, एक्सपेक्टेशन, प्रायोरिटीज क्या है आपकी। अब हम ये पेशेंट से पूछते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ट्रीटमेंट क्या है, आप ट्रीटमेंट को कितना प्रेफर करते हैं। कुछ होते हैं वो ट्रीटमेंट को बिल्कुल प्रेफर नहीं करते, वो कहते हैं कि मुझे ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं है, मुझे ट्रीटमेंट करवाना ही नहीं है, या कुछ शाय फील करते हैं इसलिए नहीं आ पाते। तो यहाँ पे आप उसकी उसकी ट्रीटमेंट एक्सपेक्टेशंस पूछते हैं कि आप इस ट्रीटमेंट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक होना चाहते हैं, नहीं होना चाहते, और किस किस्म की आप थेरेपी जो है वो लेना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपने उसकी मेडिकल हिस्ट्री पूछ लेनी है, सब्सटेंस हिस्ट्री हो गई। मेडिकल ट्रीटमेंट में कुछ मेडिकेशन आ जाती हैं, जैसे यहाँ पे उन्होंने मेडिकेशन के नाम लिखे हुए हैं, ये मेडिकेशन भी हो सकती है आप अगर डेफिनेटली, बिकॉज आप तो हम बीइंग साइकोलॉजिस्ट मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, हम कुछ ऐसी डाइट उनकी ऐड करवा देते हैं उनके ट्रीटमेंट प्लान में, जिससे उनके मेडिकेशन की जो एक रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। या अगर आपको लगता है कि उनको किसी मेडिकेशन की जरूरत है तो आप उनको भेज सकते हैं, उनको किसी साइकाट्रिस्ट या किसी मेडिकल डॉक्टर के पास भेज सकते हैं, जिसमें यहाँ पे काफी ज्यादा मेडिसिन उन्होंने लिखी हुई है, जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स है, एंटी साइकोटिक्स है, बेंजोडाइजेपीन है, बेंजोडाइजेपीन, बेस्पेरोन, लिथियम एंड ये मेनली ये तीन जो है वो मेनली दी जाती हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये सारी मेडिसिन लिखी हुई हैं। मेडिसिन पढ़ाने का मुझे कोई ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ये मुझे नहीं लगता सेक्सुअल डिस्फंक्शन में यूज हो सकती हैं, बट ये सारी कुछ मेडिसिन लिखी हुई हैं, आपने सिर्फ नाम ही याद करने हैं, या आपको मेडिकेशन का आपको साइड इफेक्ट पता होने चाहिए कि इनके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, लेकिन मेडिकेशन से आपका ऐसा कोई प्रॉपर लिंक नहीं है। ठीक है, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये आपके बेसिकली आपकी अपनी क्लिनिकल असेसमेंट के लिए थे कि आपकी क्लिनिकल असेसमेंट क्या है। और यहाँ पे कुछ कॉमन मिथ्स हैं सेक्सुअल रिलेशनशिप को लेकर, जैसे यहाँ पे एक कॉमन सी मिथ ये है कि मैन शुड बी द सेक्सुअल लीडर। मास्टरबेशन इज रॉन्ग, यस। अगर हम अपने उसकी बात करें, रिलीजन की बात करें, अगर हम अपने रिलीजन की बात करें देन डेफिनेटली मास्टरबेशन इज रॉन्ग, बट इफ वी टॉक अबाउट साइंटिफिकली तो उसमें मास्टरबेशन रॉन्ग नहीं है। ठीक है, वोमेन शुड नॉट इनिशिएट सेक्स, अब ये एक बहुत बड़ी मिथ है। वो समझते हैं कि अगर कोई वोमेन सेक्सुअली या सेक्स को इनिशिएट करती है तो ये वोमेन की कैरेक्टर असैसिनेशन होना शुरू हो जाती है, बट ये बहुत रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। बिकॉज जस्ट लाइक अ वोमेन नीड्स प्लेयर, वो अपने एक पीस सीख करने के लिए सेक्सुअल इन्वॉल्व होती है, सेम इसी तरह मेल को भी वही सेक्सुअल पीस चाहिए होता है, वही सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है। तो वो तभी पॉसिबल है अगर वोमेन भी इनिशिएट करे। मैन शुडंट एक्सप्रेस देयर इमोशन एंड अ वुमन शुड ऑलवेज हैव सेक्स व्हेन हर पार्टनर मेक सेक्सुअल अप्रोच। खुद से अप्रोच नहीं करना, जब तभी करना है, तभी आप सेक्सुअली इन्वॉल्व हो सकते हो जब आपके जो मेल है वो आपको अप्रोच करें। तो ये भी एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। ऑल फिजिकल कॉन्टेक्ट मस्ट लीड टू सेक्स, इट्स नॉट कंपल्सरी। एंड गुड सेक्स लीड्स टू अ वाइल्ड ऑर्गेजम, ये भी कंपल्सरी नहीं है। अ मैन फील्स लाइक हैविंग सेक्स एट एनी टाइम, सेक्स इक्वल्स इंटरकॉर्स and sex happens automatically. A respectable woman should not enjoy sex too much and should certainly never masturbate. ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, ये कुछ मिथ्स हैं जो कि आपको पेशेंट से सुनने को मिलती हैं, आपको खुद नहीं पता होता। और ये सोसाइटी की बनाई हुई सारे मिथ्स हैं जो कि आपको पेशेंट से सुनने को मिलती हैं कि ये रीजन है, ये रीजन है, इसकी वजह से हो सकता है। जैसे अक्सर आपने सोशल मीडिया पे साइज पे या टाइमिंग्स पे आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, या आप अगर किसी पॉर्न वेबसाइट पे जाते हैं तो आप वहां पे आपको बहुत से एड्स जैसे मिलते हैं। तो ये भी एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, इसके ऐसा कोई रोल प्ले नहीं करता अकॉर्डिंग टू रिसर्च। ठीक है, उसके बाद पॉर्न इंक्रीजेस सेक्सुअल ड्राइव, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास ऐसे पेशेंट भी हैं, एक पॉर्न अडिक्ट आया था, पॉर्न एडिक्ट था। अब उसके अकॉर्डिंग ये था कि पॉर्न देखने के बाद तो मेरी एडिक्शन बढ़ जानी चाहिए, लाइक मेरी सेक्सुअल ड्राइव जो बढ़ जानी चाहिए, लेकिन उसका सेक्सुअल इंटरेस्ट खत्म हो गया था। और दूसरा सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग ये भी हो सकती है कि जब पॉर्न एडिक्टेड पर्सन होता है तो उसमें सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग होती है कि उसका जो है उसकी डिलेड इजैकुलेशन डिसऑर्डर भी उसमें होने के चांसेस होते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस। अब ये आ जाएंगे कि हमने जो उस दिन पढ़ा था, हमने जो मैनेजमेंट प्लान कल पढ़ा है कि आप इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, जिसमें रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस हैं। और इसके अलावा हमने कल कॉग्निटिव सेक्सुअल थेरेपी के बारे में बात की थी, आप वो कर सकते हैं, या आप
डीबीटी है, डायलैक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, उसमें इमोशनल रेगुलेशन की कुछ टेक्निक्स होती हैं, आप वो अप्लाई कर सकते हैं। या आप नया बिहेवियर आप सिखाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम बिहेवियर एक्टिवेशन या बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। कॉग्निशन चेंज करनी है तो आप कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यानी कि कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ जा सकते हैं। तो ये हमारे कोर्स का पहला एक टॉपिक था, वो क्लियर हो गया। दैट वाज अबाउट आपकी